है ये क्या होगा, तो एक से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। क्या है कि देख लीजिए दूरी जो है ना, वो दूरी हमेशा बड़ा ही होता है, दूरी हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है। विस्थापन कुछ भी होगा तो उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो जब बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एक से हमेशा बड़ा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। क्योंकि विस्थापन तो यहां तक होता है कि वो 0 तक भी चला जाता है ना, लेकिन उसी डिस्टेंस को अगर विस्थापन के माध्यम से अगर तय करे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो तय करे, तो वो हमेशा क्या होगा, दूरी से छोटा ही होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर छोटा नहीं होगा तो दूरी के बराबर होगा क्या चीज, विस्थापन। तो फिर भी डिवाइड करेंगे तो एक से हमेशा बड़ा या फिर एक ही रिजल्ट आएगा। इसके बाद आगे क्या हुआ, हाँ दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है ना, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। और विस्थापन हमेशा धनात्मक ही होता है। ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, लेकिन वो भी कभी निगेटिव में कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन अच्छा क्या हुआ, नहीं नहीं विस्थापन निगेटिव कैसे होगा। अच्छा एक सेकंड अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसी चीज के लिए तो आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर कुछ जानते हैं तो दूसरे को बता देंगे, या नहीं जानते हैं तो उसको समझ लेंगे। अच्छा विस्थापन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 पिलर है, अभी हम लोग के सामने ये 2 पिलर है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक हमको जाना है, तो इसी में एक होगा दूरी, एक होगा विस्थापन, ठीक है ना, इसी में ना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस पिलर दोनों के डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट करते, कितना शॉर्ट कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा, न्यूनतम करते करते चिपका दीजिएगा, न्यूनतम करते करते क्या कीजिएगा, चिपका दीजिएगा। लेकिन उससे और ज्यादा कम कर सकते हैं क्या, तो हाँ घूम के कैसे, हम सिर्फ माइनस में भी होता है, विस्थापन माइनस में भी होता है। नहीं विस्थापन जो है ना कभी 0 नहीं होगा, समझे। अगर कहीं लिखा, सॉरी माइनस में नहीं होगा, सॉरी भाई माइनस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दो डिस्टेंस जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, लेकिन माइनस कैसे हो जाएगा। अच्छा ठीक है एक बार और हम विस्थापन को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो कहीं कुछ और पता चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यही तो है, अगर कुछ गलत जानते हैं या फिर कुछ कम जानते हैं तो उसको यहाँ पे ज्यादा जान लेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। तो इसमें बताना था कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ था कि विस्थापन सदैव 0 से बड़ा ही होता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विस्थापन 0 भी होता है, तो 0 से बड़ा हमेशा तो नहीं होगा, गलत लिखा हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, ठीक है ना। एकांक समय में, तो ये तो सीधे चाल बराबर दूरी बटा समय, यूनिट टाइम में जो आप तय करते हैं दूरी, वो क्या कहलाएगा, तो चाल कहलाएगा। ये फॉर्मूला से ही निकल जाएगा। आगे देखिए, त्वरण का बीमा सूत्र लिखना था, ठीक है ना। तो बीमा सूत्र लिखना सब लोग हमको लगता है जानते ही होंगे, ठीक है ना। देखिए बीमा सूत्र लिखने में कुछ नहीं है, अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो इजिली आप बीमा सूत्र लिख लेंगे। जैसे अगर कहीं टाइम का बात हो रहा है तो किस चीज में होगा, सेकेंड में होगा, तो टी दे दीजिए, टाइम के बदले टी दे दीजिए। अगर कहीं वजन का बात हो रहा है, मास का बात हो रहा है, तो उसके बदले क्या दे दीजिए, एम दे दीजिए। मास का बात हो रहा है, कहीं पे अगर जो है सो लंबाई का बात हो रहा है तो क्या लेंथ दे दीजिए, एल दे दीजिए, और जैसा जैसा उस पर पावर है वैसा बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से त्वरण का जो है सो आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, गति का कौन सा समीकरण विस्थापन एवं वेग के बीच संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है ना, कि गति का कौन सा समीकरण। इसमें मेन होता है ना कि गति का समीकरण ही भूल जाते हैं कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा है। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना पूछता है क्वेश्चन कि किस पे निर्भर करता है। गति का दूसरा समीकरण से जो है मतलब गति का दूसरा समीकरण किस
पर निर्भर करता है। तो निर्भर करना जो है, डिपेंड करना, वो कुछ नहीं होता है, सीधा आप फॉर्मूला का पहला और अंतिम सीधा लीजिए। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो t यहां से पकड़े, s यहां से पकड़े, s क्या होता है, स्थिति, s क्या होता है, पोजीशन या विस्थापन, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। s क्या है, उसका पोजीशन है, ठीक है ना, और t क्या है, समय है। तो गति का दूसरा समीकरण किस पर निर्भर करेगा, विस्थापन और समय पर। चलिए गति का तीसरा समीकरण देखते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर, तो v को पकड़ लिए, u स्क्वायर प्लस 2as, s को पकड़ लिए, ठीक है ना। तो v से क्या हो गया, वेग, s से क्या हो गया, विस्थापन, ठीक है ना, या फिर स्थिति। तो इसी दोनों पर निर्भर करेगा। तो गति का तीसरा समीकरण किस पर निर्भर करेगा, वेग और स्थिति पर, वेग और स्थिति पर। और गति का समीकरण पहला क्या था, v बराबर u प्लस at, तो यहां से v पकड़ लिए, u प्लस at, ठीक है ना, यानी कि वेग और समय पर निर्भर करेगा। तो कभी भी पूछ देगा कि वेग और समय पर गति का कौन सा नियम निर्भर करता है, कौन सा समीकरण, तो सीधा एकदम क्या बोलना है, पहला समीकरण निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, उसी तरह से ये क्वेश्चन था, बताइएगा वेग एवं समय के गुणनफल को क्या कहते हैं। वेग एवं समय के गुणनफल को, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है ना। तो जहां चाल है ना वहां वेग कर दीजिए। तो जैसे ही चाल को वेग किए, तो जैसे ही यहां दूरी था तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। चाल को क्या किए, वेग, तो दूरी क्या हो गया, वेग, दूरी क्या हो गया, मतलब विस्थापन, सॉरी दूरी हो गया विस्थापन, ठीक है ना। तो चाल और समय के, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बट्टा समय है और कुछ नहीं है। आगे देखिए, विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, किसके समय के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेग ही हो जाएगा। आगे देखिए, गति का दूसरा समीकरण किस किस घटक पर निर्भर करता है, आसानी से ये उड़ा दीजिएगा, स्थिति और समय पे। देखिए आगे, गति का प्रथम समीकरण वेग और किन घटक पर निर्भर करता है, वेग और विस्थापन पे, v बराबर u प्लस at, तो t ना, यानी कि समय पे ना, विस्थापन नहीं बल्कि समय पे, ठीक है ना, हाँ समय पे, वेग और समय पे गति का पहला समीकरण। आगे देखिएगा, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, तो समय के साथ वेग दिखा रहा तो समय वेग ग्राफ, समय के साथ वेग दिखा रहा तो समय वेग ग्राफ, ठीक है ना। आगे देखिए, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो एक समान वृत्तीय गति में जो है ना, सो चाल क्या हो जाएगा, अचर हो जाता है। चाल क्या हो जाता है, अचर, यानी चाल हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। चाल क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे, नहीं उल्टा बोल रहे हैं, चाल जो है ना, चाल समान है, ठीक है ना, चाल समान है, एक समान वृत्तीय गति में चाल तो समान ही है, ठीक है ना। वेग हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे वृत्त है ना, तो हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन बदल रहा है। जैसे जैसे एक एक कण आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका डायरेक्शन, इसका दिशा बदल रहा है, और दिशा बदला माने वेग बदला, दिशा बदला माने वेग बदला। इसमें जैसे वन लाइनर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते थे कि एक समान त्वरण में ऐसा होता है, ठीक है ना। वृत्तीय गति कब पॉसिबल होता है, जब त्वरण समान होता है, त्वरण जब नहीं बदलता है। तो आगे देखिए, गति का दूसरा समीकरण लिखना था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु का त्वरण किन किन घटकों पर निर्भर करता है, तो वेग और समय पर। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाई टी, ठीक है ना, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और दर क्या हो जाता है, हमेशा समय, दर का मतलब क्या हो जाता है, समय ही ना, ठीक है ना। आगे देखिए, तो क्वेश्चन था, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ का कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के, ठीक है ना। तो असूत्री विभाजन जो होता है ना, ये जितना भी एक कोशिकीय जीव है, इस सब में कैसा विभाजन होगा, तो एक कोशिकीय में असूत्री विभाजन, मतलब इसका क्रोमोसोम में डिवीजन नहीं होगा, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं होगा, क्रोमोसोम में डिवीजन नहीं होगा, मतलब सूत्र विभाजन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका क्रोमोसोम में डिवीजन नहीं होगा, ये सीधे सीधे एक सेल है ना, ये सीधे 2 सेल में बदल जाएगा, मतलब जितना गुण इसमें था सारा का सारा गुण इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे चल करके ये वैसे ही डिवीजन होगा। अभी देखेंगे थोड़ा सा ये कोशिका के विभाजन को देखेंगे।
आगे बताइएगा, समसूत्री विभाजन का खोज जो है ना 1879 ईस्वी में किया गया था। समसूत्री विभाजन का खोज कब किया गया था? 1879 में, और वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन कुल कितने चरणों में होता है? तो ये जो बार बार जो पहले थे पढ़ते थे, इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सब क्या होता है? ये सब केंद्रक, कोशिका का विभाजन नहीं है, ये कोशिका का ये विभाजन नहीं है। कोशिका के अंदर केंद्रक का जो विभाजन होता है वो मेन चीज हो जाता है, क्योंकि सीपीयू जो होता है ना, सॉफ्टवेयर वाला जो चीज होता है वो क्या होता है? वो केंद्रक ही है। सॉफ्टवेयर वाला चीज क्या है? केंद्रक ही है। सारा जितना जेनेटिक मतलब मेमोरी है वो सारा चीज, चाहे कोशिका को क्या कमांड देना, कौन सा कोशिका को कब मरना है, कौन सा कोशिका को कब विभाजन करना है, उसको क्या करना, सारा कमांड किससे मिलता है? न्यूक्लियस से, यानी केंद्रक से। तो मेन जो हो जाता है वो केंद्रक का डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। कोशिका तो कभी भी टूट करके अलग हो सकता है, लेकिन केंद्रक अगर दो चला गया तब ना दोनों कोशिका अपना अपना स्वतंत्र होकर के दोनों अपना अपना निर्णय ले पाएगा। नहीं तो कोशिका डिवीजन हो गया, ठीक है ना, और केंद्रक एक को मिला गया तो अगला जो कोशिका बना वो कोई काम का नहीं है, वो तो एक दो दिन में वो सर करके खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए उसको सीपीयू चाहिए, यानी कि ब्रेन चाहिए। तो केंद्रक का डिवीजन सबसे मेन हो जाता है, और केंद्रक का जो डिवीजन होता है वो टोटल 5 चरणों में होता है। बहुत जटिल चरण होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सीधे केंद्रक है और दूगों में टूट गया और हो गया दूगों कोशिका का निर्माण, नहीं। इसमें 5 चरण होता है। कितना चरण होता है? 5 चरण। कोशिका का विभाजन कितने चरणों में होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक का 5 चरणों में। अभी 5 चरण को भी देखेंगे थोड़ी देर में। नहीं 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 नहीं, अभी वो बताते हैं, ठीक है ना। केंद्रक का ही जो डिवीजन होता है ना, ठीक है ना, वो केंद्रक का ही डिवीजन 5 चरण में होता है। और जब केंद्रक का डिवीजन हो जाता है ना, जब केंद्रक 2 बन जाता है, उसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं है, उसके बाद कोशिका फटाक से टूट करके एगो केंद्रक अपना लेकर के चला जाता है, ठीक है ना। तो मेन जो डिवीजन होता है वो केंद्रक का डिवीजन होता है, ठीक है ना। अभी देखेंगे ना तो इसमें सब क्लियर होगा। आगे आपको बताना है, केंद्रक विभाजन किस अवस्था में केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं। यानी केंद्रक का जो डिवीजन हो रहा होता है 5 चरणों में, उस 5 चरणों में से कौन सा ऐसा चरण है जहां पे केंद्रिका, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियस, और केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना, यानी कि उसका जो झिल्ली होता है वो दोनों गायब हो जाता है। कौन सा वैसा फेज होता है? तो ये प्रोफेज, एना नहीं, प्रोफेज। कौन सा फेज है? प्रोफेज, ठीक है ना। प्रोफेज में दोनों गायब हो जाता है, ठीक है ना। नहीं, फर्स्ट स्टेज इंटरफेस है। फर्स्ट स्टेज जो है ना वो इंटरफेस है, ठीक है ना। अभी देखिए ना, अभी 5 चरण को देखेंगे। चलिए आगे आपको बताना है, केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज, ठीक है ना। केंद्रक विभाजन की जो सबसे छोटी अवस्था होती है कौन सी होती है? एनाफेज। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि केंद्रक विभाजन का सबसे छोटा फेज कौन सा? एनाफेज। आगे आपको बताना है, केंद्रक विभाजन किस अवस्था में आप पूर्ण रूप से 2 केंद्रकों को स्पष्ट देख पाएंगे। यानी कि ये सबसे लास्ट का जो फेज होता है, ठीक है ना, टेलोफेज। सबसे लास्ट का जो फेज होता है कौन सा? टेलोफेज। यहीं पे आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि 2 केंद्रक का निर्माण हो चुका है। अब जैसे ही 2 केंद्रक का निर्माण हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब फट से कोशिका टूट जाएगा, समझे, और दोनों कोशिका पूर्ण रूप से जो है सो नया कोशिका बन जाएगा, और दोनों में पूरा पूरा कमांड रहेगा। तो ये आप दो जो एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होते हुए स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। या किस अवस्था में देख पाएंगे? टेलोफेज में। किस अवस्था में? टेलोफेज में। और ये लास्ट अवस्था रहता है, लास्ट स्टेज रहता है। आगे देखिएगा, पहला स्टेज रहता है इंटरफेज, ठीक है ना। जो इंटरफेज को बहुत वैज्ञानिक मानते हैं कि ये केंद्रक डिवीजन का कोई फेज ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बहुत लोग मानते हैं तो इसके लिए 5 डिवीजन मानते हैं। पहला इंटरफेज ही है। आगे देखिए क्या हुआ, बड़ा होना चालू, हाँ, उसका जो है ना सूत्र जो है वो मोटा होना चालू हो जाता है, ठीक है ना, वो पैकिंग का काम चालू हो जाता है क्रोमोसोम का। आगे देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन के किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अर्धसूत्री विभाजन से, यानी कि मियोसिस से। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, यानी 2 गुणसूत्रों का क्रॉसिंग होता है। 2 गुणसूत्रों का क्या होता है? क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग ओवर इसी को बोलते हैं, मतलब क्रॉसिंग आवर है ये। एक्चुअली ये समय के बारे में डिपेंड कर, मतलब समय को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, कि क्रॉसिंग आवर। तो ये किसमें होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं, जिसको मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस नहीं, माइटोसिस तो समसूत्री विभाजन हो गया, जिसको मियोसिस बोलते हैं। इस सब मियोसिस से जुड़ा हुआ शब्द क्या है? क्रॉसिंग आवर, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर या फिर क्रॉसिंग आवर, ठीक है ना। आगे बताइएगा, शुक्राणु अंडाणु कोशिका का निर्माण कोशिका के किस विभाजन के द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है ना। जितना भी जेनेटिक जीन कोशिका जितना भी है उस सब का डिवीजन कैसे होगा? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में ही पूरा पूरा चीज ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है ना। अर्धसूत्री में ही पूरा पूरा चीज ट्रांसफर हो पाता है। गुणसूत्र जो है ना, सो 23 गुणसूत्र एगो का आया, 23 गुणसूत्र एगो का आया, ठीक है ना, मिलकर के 46, ये पूर्ण बन गया। तो ये कैसा गुणसूत्र, कैसा डिवीजन है? ये अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है ना, ये अर्धसूत्री। और कोशिका का ये विभाजन है, कोशिका का जो आप विभाजन कह रहे थे, ये कोशिका का विभाजन है, ठीक है ना, जो 3 प्रकार का होता है। आगे देखिए,
बताइएगा। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण कितने स्वरूप में होता है? समसूत्री में, तो समसूत्री में 2 गो, एगो किस में टूटता है? 2 गो में। एगो कितना में टूटता है? 2 गो में, ठीक है ना। अर्धसूत्री जो है ना 4 गो में टूटता है, एगो कोशिका 4 गो में टूट जाता है अर्धसूत्री में। आगे देखिए, और असूत्री में कितने गो में टूटता है? असूत्री में नहीं, असूत्री में भी 2 में ही टूटता है। असूत्री में भी 2 ही, जो वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वगैरह में नहीं होता है, वो असूत्री विभाजन होता है, तो उसमें भी 2 ही टूटता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, केंद्रक विभाजन के किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाती है? सेंट्रोसोम, हाँ, सेंट्रोसोम, हाँ, ये एनाफेज में। किस अवस्था में होती है? एनाफेज में। इस सब को जो है ना, सो ज्यादा बेहतर है कि इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है। केंद्रक विभाजन के किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? यहां से हम बताते हैं। पिछले बार आप एएलपी का बात कर रहे हैं ना, एएलपी में ये क्वेश्चन पूछे हुए था इस डिवीजन से, केंद्रक के डिवीजन से बताया गया था कि क्रोमेटिन जालिका को सबसे अच्छा रूप में किस फेज में देख सकते हैं? तो मेटाफेज अवस्था होता है। कौन सा फेज अवस्था होता है? मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में जो है ना, क्रोमेटिन जालिका एकदम स्पष्ट रूप से दिखेगी, मतलब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से एकदम मोटा मोटा होकर के और पूरा दिखेगा कि कैसे वो डीएनए को जो है सो हिस्टोन प्रोटीन लगा करके और पैकिंग कर रहा है और डिवीजन होने के लिए तैयार हो रहा है। तो कौन सा अवस्था होता है? मेटाफेज अवस्था होता है। पिछले बार का एएलपी का कुछ पूछा हुआ है ये टीसीएस का क्वेश्चन। आगे बताइएगा, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये कोशिका प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है ना। पादप कोशिका में एक एलिमेंट होता है, एक घटक होता है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है? कोशिका प्लेट। क्या होता है? कोशिका प्लेट, ठीक है ना। उसमें न्यूक्लियस के द्वारा नहीं होता है डिवीजन, उसमें जो डिवीजन होता है वो कोशिका प्लेट के द्वारा डिवीजन होता है। किसमें? पादप कोशिका में। आगे आपको बताना है, असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होती है? तो जनन कोशिका में। असूत्री विभाजन कैसे कोशिका में होगा? जनन कोशिका में होगा, ठीक है ना, कायिक कोशिका में होगा। आगे आपको बताना है, किस अवस्था में डीएनए संश्लेषण होता है? तो ये एस फेज, ठीक है ना, एस फेज, ठीक है ना। अब ये एस फेज क्या है, G1 फेज क्या है, G2 फेज क्या है, इसको अभी देखेंगे। आगे आपको बताना है, केंद्रक विभाजन से पूर्व माने जाने वाली अवस्था इंटरफेज अवस्था कितने भागों में बटा होता है? तो ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। और यही 3 भाग में जो है ना, सो डीएनए का संश्लेषण चालू हो जाता है, फिर इसी में डीएनए का संश्लेषण रुकेगा भी, फिर आरएनए का संश्लेषण भी इसी में चालू होगा। तो ये सब कौन सी अवस्था है? ये सब इंटरफेज, ठीक है ना। तो इंटरफेज अवस्था को जो माना जाता है ना, ये केंद्रक विभाजन का प्रारंभिक अवस्था या फिर उससे पहले का अवस्था माना जाता है, लेकिन इसको भी इंक्लूड किया जाता है इस 5 अवस्था में, जिसमें केंद्रक का डिवीजन होता है। और केंद्रक का डिवीजन सक्सेसफुली हो गया, मतलब कोशिका का डिवीजन अब कोई टास्क नहीं बचा, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या चाहिए? हेलो, जी जी, बात करते हैं। क्या चीज बोल रहे थे लिखवा देने के लिए? कुछ लोग बोल रहे थे क्या कि सीधे तीसरा चैप्टर से दे दिए, मतलब पहला दूसरा चैप्टर तो छोड़ ही दिए, ठीक है ना। पहला दूसरा चैप्टर देखिएगा ना, तो वो जो कल जो हम लोग पढ़े थे कोशिका, वही कोशिका था, और कोशिका के बाद जो है ना कोशिका डिवीजन फिर जो है सो आगे चैप्टर मिला था, समझे। देखिए पहला जो है सो इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। उस इंट्रोडक्शन में वही सब मिलेगा क्या कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, थोड़ा सा बात कीजिए, तो किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कैसा क्या होता है वो, और उसके बाद जो है सो कोशिका विभाजन, इसको भी देख लेंगे, इसका भी क्वेश्चन जो है ना सब क्वेश्चन सब कर लेंगे, ठीक है ना। पहला जो चैप्टर बचा हुआ है उसका कर लेंगे, ठीक है ना। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में तो जान ही गए थे, बस 2 ही मेनली अंतर होता है। क्या अंतर होता है? केंद्र की उपस्थिति और केंद्र की अनुपस्थिति, प्लस में राइबोसोम के बारे में उसका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, 70S और 80S, ठीक है ना। यूकैरियोटिक में कितना स्टैंडर्ड का राइबोसोम होगा? 80 स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है क्या चीज? केंद्रक, वास्तविक केंद्रक, बिल्कुल सही है। वास्तविक केंद्रक किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में ही, ठीक है ना। चलिए उसके बाद थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है लवक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लास्टेट के बारे में, प्लास्टेट के बारे में नहीं पढ़ पाए थे, प्लास्टेट के बारे में देख लीजिए। इसको लवक जिसको बोलते हैं, समझे, ये कलर के निर्धारण के लिए होता है पादप कोशिकाओं में। किस चीज में होता है? पादप कोशिकाओं में होता है कलर के निर्धारण के लिए। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, मेनली 3 प्रकार का होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट से सब लोग परिचित है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? हरा रंग के लिए
हरा रंग निर्धारण करने के लिए जो है ना जिम्मेवार जो वर्णक होता है कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकेमिया याद कीजिए कौन सा बीमारी हुआ था, WBC में, उजला में हुआ था ना, तो यही वहां भी सेम चीज है, वही ल्यूको से यहां भी फिर आया है ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि उजला से ही। तो किसी फूल का जो उजला रंग देखते हैं या फिर कोई पत्ती को तोड़ते हैं उजला दूध जो निकलता है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण। और एक और वर्णक होता है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। अब कहां तक सब रंग को ढोते चलेंगे, तो सीधे मिला जुला के एक और प्लास्टेट बना दिए, कौन, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। और ये सब नेचर के द्वारा बनाया गया, हम आप नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो क्रोमोप्लास्ट, तो जितना भी और रंगीन चीज बच गया ना, जैसे फूल का किसी का कलर देखते हैं, एक ही फूल में 2 कलर है, 3 कलर है, 4 कलर है, ठीक है ना। तो ये सब जो हो जाएगा वो क्या चीज के लिए, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। जैसे गूगल का क्रोम चलाते हैं, देखते हैं ना बहुत सारा कलर नहीं रहता है गूगल के क्रोम में, क्रोम का जो लोगो है देखते हैं ना 6-7 कलर से मिलकर के, तो ऐसे याद रख लीजिए क्रोमोप्लास्ट रंगीन के लिए, फूल का कलर निर्धारण के लिए क्रोमोप्लास्ट, पत्ती हरा दिखता है किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के कारण। और उजला जो फूल दिखता है या फिर उजला जो दूध दिखता है किसके कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ठीक है ना। वर्णक के बारे में बस इतना ही दिया। उसके बाद फिर इसमें भी वही गोल्जी का लाइसोसोम राइबोसोम वगैरह के बारे में दे दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये डीएनए है क्या, डीएनए है क्या, जीन। डीएनए जो है ना, डीएनए कुछ नहीं है समझे, ये जो है ना न्यूक्लिक एसिड है, मतलब न्यूक्लियस जो बोलते हैं, केंद्रिका जो बोलते हैं, केंद्रक जो बोलते हैं, वो ऐसा थोड़ा है कि केंद्रक कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई सब्सटेंस होगा। केंद्रक क्या है, तो वो जो है ना सॉफ्टवेयर का एक भंडार है, तो उसमें जो है ना न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। यही डीएनए है समझे, जो हर कोशिका का डीएनए अलग अलग होता है, हर कोशिका का डीएनए अलग अलग होता है। मतलब मेरे शरीर का जितना कोशिका है सबका डीएनए एक जैसा, और आपके शरीर का जितना डीएनए है वो सबका डीएनए अलग अलग होगा, समझे। तो मतलब हर एक पादप का, हर एक जंतु का, कोशिका का डीएनए अलग अलग होता है, ठीक है ना। और वो न्यूक्लिक एसिड है, वहीं से कमांड मिलता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब है कि डीएनए आरएनए लगभग सेम ही चीज होगा ना, अलग अलग क्या, हाँ ये सही बात बोले। मेन चीज जो होता है उसके बॉन्ड को होता है, जो शुगर का जो बॉन्ड होता है, ग्लूकोज का जो बॉन्ड होता है बना हुआ, ठीक है ना, उस बॉन्ड के बारे में मेन चीज है। जैसे एक खुला हुआ बॉन्ड है, ठीक है ना, एक खुला हुआ धागा है, उसमें सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आरएनए हो गया, ठीक है ना। इसमें शुगर का बॉन्ड एक के गो है, ठीक है ना। और इसमें डीऑक्सी, डी मतलब डाई, ठीक है ना, 2 से आ रहा है, तो 2 बॉन्ड से जो बना हुआ है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। जो सारा सूचना है उसका पैकिंग 2 बॉन्ड में जो किया हुआ है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। लेकिन सूचना का जो सारा संग्रह है वो यही डीएनए और आरएनए है, ठीक है ना। एक बोल रहे थे आप वायरस में और मतलब बैक्टीरिया में, कि वायरस में पाया जाएगा आरएनए और बैक्टीरिया में डीएनए ना, नहीं ये गलत कंसेप्ट है, ठीक है ना। देखिए वायरस और बैक्टीरिया जो है ना उसमें सब में पाया जाता है, डीएनए आरएनए सब में पाया जाएगा। वायरस में जो है ना, वायरस में एक खास गुण पाया जाता है कि उसमें या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। एक अगर आरएनए रहता है, मैक्सिमम में डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम सेल में क्या पाया जाता है, डीएनए। कुछ सेल में आरएनए पाया जाता है, तो जिसको आरएनए पाया जाता है ना उसको लिए एक विशेष नाम दे दिया गया, क्या चीज, रेट्रोवायरस। क्या नाम दे दिया है, रेट्रोवायरस। जैसे कि एचआईवी का वायरस, जैसे कि कोरोना का वायरस, जैसे कि रेबीज का वायरस, इस सब में क्या है, इस सब में आरएनए है। क्या है, आरएनए है, ठीक है ना। कोरोना का जो वायरस था ना, कोविड जो कोव-19 जो सार्स कोव-19 था, वो कैसा वायरस था, रेट्रोवायरस था। मतलब उसके अंदर में क्या था, आरएनए था। तब ना उसके जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता था। कौन सा टेस्ट, आरटी-पीसीआर। वायरस का जितना भी वायरस का जो टेस्ट होता है ना, वो कौन सा टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है ना। उसके रिएक्शन, उसके चेन के रिएक्शन को जो है ना, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को तोड़ करके और उसके बाद उसमें समझने का कोशिश करता है कि उसमें क्या क्या सूचना है, ठीक है ना। लेकिन आरटी-पीसीआर में क्या था कि इसमें तो डीएनए था ही नहीं,
इसमें तो डीएनए था ही नहीं, तो इसको क्या करना पड़ा, डीएनए को क्या करना पड़ा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या करना पड़ा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब दो जो धागा था उसको खोल करके एक सिरा में पहले लाओ और उसके बाद जो है उसका टेस्ट कर लो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करके। तो आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या बन रहा था उस समय, यही ना बन रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। तो रेट्रोवायरस के लिए जो टेस्ट होगा वो कैसा टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर होगा, ठीक है ना। चलिए आरएनए कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो एमआरएनए जिसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। एक होता है टीआरएनए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना, ट्रांसफर आरएनए। और एक क्या होता है, आरआरएनए, ठीक है ना, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ठीक है ना। बताइए तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इसमें तो कहीं से कोई कहने की बात ही नहीं है। तो 46 ना बोल करके इसको बोलने के क्रम में थोड़ा सा सुधार ले आइए, 23 जोड़ा। क्या बोल दीजिए, 23 जोड़ा। बात वही होगा, ठीक है ना, बात वही होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि 22 जोड़ा जो हम लोग के शरीर में क्रोमोसोम पाया जाता है वो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, वो कोशिका को चलाने के लिए क्रोमोसोम होता है। और 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ये हर एक कोशिका में होगा। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि 23 गो क्रोमोसोम मतलब कि हमारे शरीर में पूरा क्रोमोसोम निकालेगा तो 23 गो, ये हर एक कोशिका में 23 जोड़ा यानी कि 46 आपके शरीर में क्रोमोसोम है, ठीक है ना। एक कोशिका निकालेंगे तो सब में 23 जोड़ा है, यानी कि ये 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम को किस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो है वो सामान्य गुणसूत्र होता है। बताइए तो कोशिका विभाजन कितने स्तर में होता है, कोशिका विभाजन 3 स्तर में। कोशिका विभाजन कितने स्तर में, मतलब कितने स्तर नहीं बोल सकते, सॉरी ये गलत टर्म हो जाएगा, 3 प्रकार से होगा, ठीक है ना। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से। कौन कौन सा प्रकार होगा, सबसे पहले जो सामान्य सेल वाला है, यानी कि एक सेल वाला जो उसमें कैसा होगा, असूत्रीय विभाजन। कैसा होगा, असूत्रीय विभाजन। तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, मैक्सिमम में असूत्रीय, सभी में नहीं लेकिन मैक्सिमम में कैसा विभाजन होता है, असूत्रीय विभाजन हो जाता है। उसके बाद जो जटिल कोशिका वाले हैं, जैसे कि हम लोग हैं, पेड़ पौधा है, ठीक है ना, इसमें कैसा कैसा होगा, तो एक होगा समसूत्रीय, एक होगा अर्धसूत्रीय। समसूत्री का मतलब समान सूत्र रहेगा, अर्धसूत्री का मतलब आधा सूत्र रहेगा, और सूत्र का मतलब क्या होता है, गुण सूत्र। सूत्र का मतलब क्या, गुण सूत्र, ठीक है ना। तो यदि एक कोशिका 2 कोशिका में बट रहा है और दोनों कोशिका में 46 क्रोमोसोम आया है, तो ये कैसा सूत्रीय विभाजन होगा, समसूत्रीय। और अगर आधा आधा आया है तो क्या हो जाएगा, अर्धसूत्रीय विभाजन, ठीक है ना। तो जितना भी जनन कोशिका होगा उसमें कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। इसके बाद अब सेल डिवीजन में थोड़ा सा देखते हैं, जो सबसे मेन चीज है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यहीं से क्वेश्चन फंसा के पूछता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, केंद्रक का विभाजन। क्या है, केंद्रक का विभाजन, ठीक है ना। तो देखिए केंद्रक का जो विभाजन होता है ना, 5 अवस्था में होता है। कितने अवस्था में होता है, 5 अवस्था में। आराम आराम से होता है, ऐसा नहीं कि फटाक से सीधे आया निर्देश और चलो पैकिंग करने, और पैकिंग करके 2-3 मिनट में काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। एक सेल को डिवीजन होने में जब सेल को निर्देश मिलता है कि अब सेल को डिवाइड करना है, अब सेल को बांटना है, तो इसमें लगभग कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है ना। आराम आराम से सेल डिवीजन चालू होता है। जो सारा अवस्था है, तो वैज्ञानिक इसको क्या कर दिया, अवस्था के हिसाब से बांट दिया, तो 5 गो अवस्था बनाया। सबसे पहला अवस्था कौन सा है, इंटरफेज, मतलब सेल डिवीजन होने के लिए इंटर कर गया, सेल डिवीजन होने के लिए इंटर कर गया, ठीक है ना। तो इंटरफेज अवस्था होता है। इंटरफेज अवस्था को जो है ना, सो 3 टर्म में बांट दिया। कितने टर्म में, 3 टर्म में बांट दिया। 3 टर्म में कौन सा है, तो एक है G1 फेज, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, G1 फेज। दूसरा क्या चीज है, तो S फेज। कौन सा है, S फेज है। और तीसरा जो फेज है ना वो S2 फेज है। कौन सा फेज है, S2 फेज, सॉरी S2 में G2 फेज है, G2 फेज। G1 S फेज और G2 फेज, ठीक है ना। यही 3 अवस्था है। ये तीनों अवस्था से होकर के जो गुजरने वाला फेज है वो कौन सा है, इंटरफेज, ठीक है ना, इंटरफेज। और इंटरफेज को ही सबसे बड़ा फेज भी माना जाता है, इंटरफेज को सबसे बड़ा फेज भी माना जाता है, ठीक है ना। देखिए डीएनए का संश्लेषण जो होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण कहने का मतलब, संश्लेषण समझ रहे हैं ना, सिंथेटिक, मतलब बनना चालू हो गया कि और जल्दी जल्दी डीएनए बनाओ, सबको पैकिंग करके उस पे हिस्टोन प्रोटीन का जो है सो बॉन्ड लगा करके, और उस क्रोमोसोम पे जो है ना क्रोमेटिन जालिका जो है उस पे डीएनए को लगा करके हिस्टोन प्रोटीन का पैकिंग करके, और उसके बाद पैकिंग करके अब सेल डिवीजन चालू करेंगे। तो ये जो डीएनए बनेगा तब ना उसका पैकिंग होगा। तो डीएनए जो बनना चालू हो जाता है वो किस फेज पर होता है, तो इंटरफेज में ही, इंटरफेज में ही। और इंटरफेज के अंदर
अंदर जब आएंगे तो कौन सा, हाँ एस फेज में, एस फेज में, ठीक है। इंटरफेज के अंदर जब आएंगे तो एस फेज में डीएनए का संश्लेषण चालू हो जाता है, ठीक है ना। हाँ और G2 में क्या बनता है, तो डीएनए का संश्लेषण को रोक दिया जाता है। जो एस फेज में बनने लगा था क्या चीज, डीएनए, उसके संश्लेषण को रोक दिया जाता है किस फेज में, G2 पे, G2 पे रोक दिया जाता है। आरएनए और प्रोटीन का निर्माण चालू कर दिया जाता है, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण चालू कर दिया जाता है किस फेज में, G2 फेज में। देखिए ये सब पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, मतलब सच्चाई बात है, काहे कि थोड़ा सा जटिल चीज है और इससे पहले बार बार पढ़े भी नहीं है, तो जो चीज नहीं पढ़ा हुआ रहता है ना उसको पढ़ने में कम मन लगता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, समझे। क्वेश्चन यहां से पूछता है, जब पूछता है ना कि रंध्र के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो उस समय पता चलता है कि रंध्र के बारे में तो खाली एक चीज जानते हैं कि रंध्र जो है ना, तो जब खुलेगा तो पानी अंदर जाएगा, बंद होगा तो पानी रुक जाएगा जाना, लेकिन क्वेश्चन बना के पूछता है तो प्रॉब्लम हो जाता है उस समय। चलिए इसके बाद देखते हैं, जब इंटरफेज खत्म हो जाता है तो इंटरफेज के बाद जो आता है वो कौन सा फेज होता है, प्रोफेज। कौन सा फेज होता है, प्रोफेज, ठीक है ना, सेकंड फेज होता है। प्रोफेज के बारे में किताब क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये लिखे हुए हैं, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से ही होता है। कोशिका का वास्तविक विभाजन का शुरुआत कहां से होता है, प्रोफेज से ही हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि क्रोमेटिन जाल एवं छोटे मोटे होकर गुणसूत्र बनने लगते हैं। क्रोमोसोम दो अर्ध भागों में बट जाता है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम जो है दो में बट जाएगा कि दोनों पे पैकिंग करना है, ठीक है ना। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं, इस बिंदु को सेंट्रोमेयर कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। मान लीजिए कि एक जैसे ये इतना बड़ा धागा था, ठीक है ना, यहां से टूट जाएगा, यहां से क्या होगा, कट जाएगा और ये जाकर के ऐसे जुट जाएगा, तो ये जो जुटा जहां पे उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर, ठीक है ना, सेंट्रोमेयर। और यहां से टूट जाएगा और दोनों तैयार रहेगा कि दोनों अपना अपना पैकिंग करना चालू कर दो, बस सेंट्रोमेयर छूटेगा और दोनों आदमी दो तरफ हो जाएंगे, ठीक है ना। क्रोमोसोम किस फेज में होता है, प्रोफेज में। किस फेज में, प्रोफेज में हो रहा है। इसके बाद देखिए, हाँ इस बिंदु को सेंट्रोमेयर कहते हैं। पूरी रचना क्रोमेटाइड कहलाती है और ये पूरा जो संरचना है यानी कि सेंट्रोमेयर और प्लस दो जो क्रोमोसोम का धागा है, इस पूरे संरचना को क्या कहते हैं, सेंट्रोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोटाइड कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी सेंट्रोटाइड में क्रोमाइड, ठीक है ना, क्रोमाइड। क्रोमेटिन जालिका का जो सेंट्रोमेयर के साथ जो पूरा ये संरचना रहता है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइड बोलते हैं, क्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है ना, क्रोमाइड। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाती है, ठीक है ना। इसी अवस्था में जो है ना केंद्रिका और केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है वो गायब हो जाती है। केंद्रक और केंद्रिका का झिल्ली जो होता है वो गायब हो जाता है किस फेज में, प्रोफेज में, ठीक है ना। और तुर्क धागे का निर्माण जो है ये शुरू हो जाता है। इसके बाद का फेज आता है मेटाफेज। कौन सा फेज आता है, मेटाफेज, ठीक है ना, मेटाफेज। देखिए इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर के धागे के बीच आकर जुड़ जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमेयर के धागे के बीच में आकर के जुड़ना चालू हो गया, कहां पे, मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में। इसके बाद देखिए क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर के धागे के बीच आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है और यही जब जुड़ जाता है ना, ठीक है ना, जब पूरा धागा जुड़ जाता है, ठीक है ना, तब क्रोमोसोम का जो मोटाई है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है ना, मोटाई बढ़ने लगता है। और इसी मोटाई बढ़ने के कारण जो है ना, सो माइक्रोस्कोप पर कोशिका विभाजन में अच्छे से क्रोमोसोम को डिवाइड होते हुए देखा जा सकता है। किस फेज पे, मेटाफेज अवस्था पे। इसके बाद देखिए मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, ठीक है ना। ये सबसे छोटी अवस्था होती है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। यह अवस्था सबसे छोटी होती है, लगभग 2 से 3 मिनट का समय इसमें समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर 2 भाग में विभाजित हो जाती है। अब जो जुड़ा था एक वो अब डिवाइड हो गया, कहां पे, सेंट्रोमेयर से डिवाइड हो गया किस फेज पे, एनाफेज पे, ठीक है ना। विभाजित हो जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटाइड सेंट्रोमेयर से विभाजित होकर के अलग हो जाती है। अब गुणसूत्र 2 ध्रुव वाले धागा की ओर चल देता है। मतलब अब जो मतलब ये दोनों जो था, जो एक से जुड़ा हुआ था और बीच में 2 था, अब इसमें दोनों में अपना अपना दोनों का ध्रुव बन जाता है, दोनों में अपना अपना ध्रुव बन जाता है। अब इसी पे बस डीएनए का जो है सो मतलब गोला गोला धागा लगाएगा और उस पे हिस्टोन प्रोटीन का लेप चढ़ाएगा और ये क्रोमोसोम, एक नया क्रोमोसोम तैयार हो गया, ठीक है ना। अब ये किसी दूसरे में चला जाएगा कोशिका में डिवाइड होकर के और वो एक नया कोशिका का निर्माण कर देगा। इसके बाद लास्ट का जो फेज आता है, ये कौन सा फेज है, यही टेलोफेज है। और यही टेलोफेज पे तो सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। यह अवस्था जो है प्रोफेज अवस्था का उल्टी है, ठीक है ना। प्रोफेज अवस्था में जो टूटना चालू हुआ था अब इसमें जुटना चालू हो जाएगा। इसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाती है। प्रोफेज में
झलफलाया था ना, गायब हुआ था ना केंद्रक और केंद्रक का झिल्ली, ये दोनों अब किसमें स्पष्ट हो जाएगी, इसी में टेलोफेज में, टेलोफेज में स्पष्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं और इसमें केंद्रक, दो केंद्रक का निर्माण करके और स्प्लिट फाइबर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा और स्प्लिट फाइबर जो बांटने का काम कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, केंद्रक भी स्पष्ट दिखने लगेगा। क्रोमोसोम जो मोटा हुआ था, ठीक है ना, क्रोमोसोम क्रोमेटिन जालिका जो मोटा हुआ था वो क्रोमेटिन जालिका भी अब पतली हो जाएगी, जो उसका नॉर्मल आकार है उस आकार में आ जाएगी। किस अवस्था में, टेलोफेज में। जो मुख्य बातें हैं याद रखने वाली, वो इतना चीज नहीं याद रखना है, सीधा सीधा जो याद रखना है, उस सबसे मेन चीज याद रखना है कि डीएनए का संश्लेषण जो है किस अवस्था में होती है, इंटरफेज में। सीधे याद रखिएगा, इंटरफेज। डीएनए का संश्लेषण कहां होता है, इंटरफेज में। डीएनए का संश्लेषण कहां बंद होता है, इंटरफेज में। कहां पे, इंटरफेज में, ठीक है ना। और आरएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो वो भी इंटरफेज में। किसमें होता है, इंटरफेज में। बस इतना आपको याद रखना है। इंटरफेज जो है ना कितने फेज में बटा होता है, तो 3 में। इंटरफेज कितने में बटा होता है, 3 में। कौन सा, G1S G2, G1S G2 में 3 में बटा होता है। बस इतना याद रखना, किसमें, इंटरफेज में। इसके बाद इंटरफेज के बाद नीचे आएंगे, क्या चीज आएगा, प्रोफेज। कौन सा आएगा, प्रोफेज। तो प्रोफेज में जो याद रखने वाली बात है वो सबसे ज्यादा क्या याद रखेंगे, तो इसमें जो है ना क्रोमोसोम 2 अर्धभाग में बट जाता है। एक क्रोमोसोम जो था वो 2 में कब बटता है, तो किस में बटता है, प्रोफेज में। 2 में कब बटता है, प्रोफेज में। बस इतना ही याद रखना है प्रोफेज के बारे में। मेटाफेज के बारे में याद रखना है कि मेटाफेज ही वो अवस्था है जिस अवस्था में क्रोमेटिन जालिका को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे स्पष्ट कहां पे दिखेगा, तो मेटाफेज में, ठीक है ना। मेटाफेज के बाद एनाफेज के बाद क्या याद रखना है, तो यह एनाफेज जो है सबसे छोटी अवस्था है। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जो है ना क्रोमेटिन सेंट्रोमेयर में विभाजन करके अलग हो जाता है। और ये जो जुटा था, ठीक है ना, ये अब जो है क्रोमोसोम दोनों अलग हो जाएगा। ये किस फेज में होगा, तो 2 क्रोमोसोम का जो निर्माण होगा किस फेज में, तो यही एनाफेज में होगा। और टेलोफेज लास्ट फेज है। यहाँ पे जो है 2 केंद्रक भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और 2 केंद्रक जैसे ही दिखा तो 2 कोश क्या समझ लीजिए बन गया, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है। आगे देखिए क्या हुआ, रहने दे, क्या छोड़ दे, फिजिक्स को छोड़ दे, टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, छोड़। उसको बंद कर दीजिए, तो बंद कर दीजिए ना, जनरल रिकॉर्डिंग ही रहता है, थोड़ा सा बंद कर दीजिए।